हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सी ए कोमल बंसाली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी पर्सन अगर वो रेजिडेंट है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब माना जाएगा। लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट कब माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट कब होगा, डीम्ड रेजिडेंट जो कि फाइनेंस एक्ट 20 में आया था उसके अकॉर्डिंग डीम्ड रेजिडेंट कब माना जाएगा। इंडिविजुअल, एक्चुअल, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, एओपी, पीओआई, हमने सबके बारे में डिस्कस किया कि वो रेजिडेंट कब माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि वो रेजिडेंट तो है, उसके साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होंगे या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होंगे। क्योंकि कोई भी पर्सन की जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के कारण आती है। अगर उसका रेजिडेंट स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी अलग वे में कैलकुलेट होगी, अगर नॉन रेजिडेंट है तो एकदम डिफरेंट। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी पर्सन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब कंसिडर करा जाएगा। हम इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 6 पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको बताएंगे अ पर्सन इज सेड टू बी नॉट रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ सच पर्सन। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि कोई भी फर्म है या फिर जो कंपनी है वो कभी भी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उनका जो रेजिडेंसी का स्टेटस है वो उनका जो कंट्रोल एंड बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग या जहाँ फर्म सिचुएटेड है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। और उनके जो पार्टनर है वो कहीं भी स्टे कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसका मेंबर है एओपी का, वो भी कहीं भी स्टे कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जो उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो पूरा इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है तो फिर वो रेजिडेंट ही होंगे। अब इंडिविजुअल के केस में हम देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट कब माना जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट माना जाएगा जब इंडिविजुअल इज हु हैज़ बीन non resident in India in 9 out of 10 previous year preceding that year and has during उस देखो, या तो वो पिछले 10 सालों में 9 साल तक नॉन रेजिडेंट था, इसके साथ साथ ड्यूरिंग द सेम, या फिर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो, और हैज़ ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रेसिडिंग दैट ईयर इन इंडिया फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग 729 डेज और लेस। इसके अंदर हम देखते हैं कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दो कंडीशन क्या है किसी भी इंडिविजुअल के लिए नॉट रेजिडेंट होने के लिए? ये पर्सन इज ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 9 ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों में 9 साल तो वो नॉन रेजिडेंट रहा हो। नॉन रेजिडेंट मतलब वो 182 डेज ना रहा हो इंडिया के अंदर। ये 60 डेज वाली कंडीशन जो बताई है वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। वो पिछले 10 सालों में 9 साल तक नॉन रेजिडेंट रहा हो, या फिर इज बीन इन इंडिया फॉर लेस दैन 729 डेज आउट ऑफ लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। पिछले 7 सालों में 729 दिन तक वो इंडिया में नहीं हो। अगर 729 दिन कैसे कंसिडर करेंगे? ये 729 दिन कंसिडर करने वाले हम कि पिछले 7 सालों में कंटिन्यूस 729 दिन अगर इंडिया में नहीं रहा है तब भी वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। रेजिडेंट तो माना जाएगा पर वो ऑर्डिनरी नहीं, नॉट ऑर्डिनरी माना जाएगा। अगर वो 730 दिन उस दिन कंप्लीट हो जाते हैं उस दिन वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन में एक तो ये हो गया पिछले 10 सालों में से 9 साल वो नॉन रेजिडेंट रहा हो, या पिछले 7 सालों में 729 दिन तक वो नॉन रेजिडेंट रहा हो 729 डेज के लिए। दूसरी जो कंडीशन है वो है कि पर्सन, जो हमने डीम्ड रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, पर्सन हैविंग टोटल इनकम फ्रॉम इंडिया इज, जिसकी टोटल इनकम इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पे जो इंडिया के अंदर इनकम की बात कर रहे हैं, टोटल इनकम जो मैंने आपको बताई थी, 2 इंडियन इनकम है, 2 फॉरेन इनकम है। इंडियन इनकम जो इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रू और डीम्ड टू बी अक्रू इन इंडिया। फॉरेन इनकम जो बिजनेस या प्रोफेशन हमारा आउटसाइड इंडिया है, इनकम आउटसाइड इंडिया ही अक्रू हो रही है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, लेकिन उसके केस में क्या है कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है या फिर प्रोफेशन है वो सेटअप इन इंडिया है, इस वजह से वो इनकम टैक्सेबल हो रही है यहाँ इंडिया में। और दूसरी है यहाँ पे जो इनकम है वो खाली इंडियन सोर्स की इनकम की बात कर रहा है, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स। अगर वो 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है, जिसको हमने रेजिडेंट माना था लास्ट की कंडीशन, कि अगर वो कहीं और कंट्री में टैक्सेबल हो रहा है तो फिर हम 120 डेज़ वाली कंडीशन देखते हैं, और कहीं और कंट्री में टैक्सेबल नहीं हो रहा तो फिर हम 182 कोई भी कंडीशन नहीं देखते, वो फिर डीम्ड रेजिडेंट माना जाता है। तो उसके केस में ये है कि वो 120 डेज से ज़्यादा, 120 डेज से ज़्यादा जिस दिन भी रहा उस दिन रेजिडेंट तो बन जाएगा। ठीक है, रेजिडेंट तो मुझे पता है, रेजिडेंट बन गया। अब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा? वो 182 डेज से कम अगर इंडिया में रहा हो तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। जिस दिन वो 182 डेज से ज़्यादा रह लिया इंडिया में तो उस दिन वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। तो ये हो गया। और तीसरा
जो डीम्ड रेजिडेंट है, मैंने पहले भी जब डीम्ड रेजिडेंट की डेफिनेशन आपको बताई थी उस टाइम भी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो कंसिडर हुआ है वो वाला है जो फॉरेन कंट्री में टैक्स दे रहा है, और डीम्ड रेजिडेंट जिनकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है वो फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा है, इसीलिए तो वो डीम्ड रेजिडेंट है। तो डीम्ड रेजिडेंट हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही माना जाएगा। एचयूएफ के केस में क्या कहता है, सेक्शन 6 जो इनकम टैक्स का है वो कहता है एचयूएफ whose manager has been non-resident in India। यहाँ पे जो इंडिविजुअल के लिए हमने कंडीशन पढ़ी वो हमें एचयूएफ के मैनेजर के लिए पढ़नी है कि पिछले 10 सालों में वो 9 साल नॉन रेजिडेंट रहा हो या पिछले 7 सालों में वो 729 दिन तक इंडिया में ना हो, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ का हमने रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का पढ़ा। अब मैं इनकी टैक्स लायबिलिटी पढ़ना चाहती हूँ। टैक्स लायबिलिटी क्या कि कोई भी रेजिडेंट है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, क्या उसको सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा अगर वो दूसरी कंपनी में रेजिडेंट है और यहाँ भी दूसरी कंट्री में रेजिडेंट है और यहाँ भी रेजिडेंट है, तो क्या बनता है, दोनों जगह टैक्स देगा। इन सब पे हम डिस्कस करने जाएंगे। तो रेजिडेंट पर्सन की बात करें तो रेजिडेंट पर्सन को हमेशा जो टैक्स देना पड़ता है वो ग्लोबल इनकम पे देना पड़ता है। जो आपकी इंडियन की इनकम होती है वहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो आउटसाइड इंडिया है वहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जितनी भी आपकी टोटल इनकम है आपको उन सब पे टैक्स देना पड़ेगा अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट है। तो इससे तो उस बंदे को ये नुकसान हो सकता है कि मान लो कोई भी बंदा अगर इस कंट्री में रेजिडेंट है, इंडिया में रेजिडेंट है, दूसरी कंपनी में भी रेजिडेंट है, यहाँ पे जब आप कह रहे हो कि वो रेजिडेंट है तो आपको पूरा टैक्स देना है। रेजिडेंट यहाँ पे रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात की है जो हमेशा रेजिडेंट ही होता है। आउटसाइड इंडिया भी अगर वो रेजिडेंट है तो उसको 2 कंट्री में टैक्स देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात कही है कि एक्सेप्ट इन केस यू पेइंग टैक्स इन अनदर फॉरेन कंट्री, अगर आप फॉरेन कंट्री में दे रहे हो टैक्स और उसके साथ हमारा ट्रीटी है, ट्रीटी मतलब एक इनकम टैक्स में सेक्शन 90 है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारी कुछ कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी है, टैक्स ट्रीटी है, जिसके अंदर हमें कंसेशन मिल जाता है टैक्स का कि जो आप ये वहाँ पे टैक्स दे रहे हो या आपने वहाँ पे टैक्स दिया है, जब इंडिया की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी तो उतना टैक्स आपकी टैक्स लायबिलिटी में से रिड्यूस हो जाएगा। बट लेकिन हमें टैक्स ग्लोबल इनकम पे ही देना पड़ेगा। यहाँ पे ये कहीं लिखा कि आप दोनों में से एक पे दो, टैक्स ग्लोबल इनकम पे दो, वहाँ पे अगर आपने टैक्स दिया है तो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। फिर है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करते हैं। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना है, आपकी जो टोटल इनकम है कंसिडर होती है उसी पे टैक्स देना है। टोटल इनकम वही चारों, इंडियन रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, इनकम अक्रू और डीम टू बी अक्रू, और इनकम अगर प्रोफेशन से है आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड है, आउटसाइड इंडिया अक्रू है लेकिन कंट्रोल इंडिया से है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, बिजनेस सेटअप इन इंडिया है, तो ये चारों इनकम पे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना है। अब बात करते हैं कि फॉरेन सोर्स की जो मेरी इनकम है ना तो रिसीव्ड हुई है ना अक्रू हुई है ना उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो भी वो टैक्सेबल यहाँ पे टैक्स देगा नहीं। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो इंडिया में टैक्स देगा, पर अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो फिर वो इस केस में यहाँ पे इंडिया में टैक्स नहीं देगा। इवन उस बंदे को जो फॉरेन एसेट्स है उसकी भी डिटेल देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉरेन एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं देगा, वो खाली इंडियन सोर्स की जो इनकम है उस पर टैक्स देगा। ठीक है, अब बात करते हैं डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट के केस में आपको जो टैक्स है वो उसी अकॉर्डिंग देना है। कोई भी पर्सन है जो रेजिडेंट हो सकता है, दूसरी कंट्री में रेजिडेंट है बेचारा, यहाँ भी रेजिडेंट है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें अप्लाई करना पड़ता है टाई ब्रेकर रूल। टाई ब्रेकर रूल क्या होता है कि हम दोनों कंपनी में टैक्स दे रहे हैं, दोनों कंपनी में जब आप टैक्स दे रहे हो तो उस केस में क्या होता है कि दोनों कंट्री में टैक्स दे रहे हो, तो अब मैं यहाँ डीम्ड रेजिडेंट हो गई और मैं वहाँ भी रेजिडेंट हूँ, तो इस केस में क्या मैं दोनों जगह टैक्स दूँगी, या फिर उस केस में उस पर्सन को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट कहाँ का है, वो इंडिया में रेजिडेंट माना जा रहा है या वो दूसरी कंट्री में माना जा रहा है। अगर वो मानता है कि मैं इंडिया में हूँ तो मानेगा किस बेसिस पे, ना मानेगा इस बेसिस पे। इसमें यहाँ पे हमें 2 ट्राई ब्रेकर रूल लगाने हैं। पहला, जहाँ पे उस बंदे का परमानेंट होम है, जहाँ पे मेरा परमानेंट होम है, जैसे हम बोलते हैं कि मेरा नेटिव प्लेस यहाँ पे है, मेरा जो परमानेंट होम है वो इंडिया का है, मैं आउटसाइड इंडिया रह रहा हूँ, तो जहाँ का आपका परमानेंट है वहाँ का आपका रेजिडेंट माना जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा परमानेंट होम दोनों जगह है, मैं कभी इंडिया आता हूँ कभी आउटसाइड इंडिया रहता हूँ, दोनों कंट्री में फिर भी मैं रेजिडेंट कंसिडर होता हूँ, तो क्या मैं दोनों कंट्री में टैक्स देता रहूँगा? नहीं,
इस केस में आपको क्या करना है, दूसरा एक टाइप ब्रेकर रूल है, उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि परमानेंट होम अगर दोनों कंट्री में है तो रेजिडेंट विल बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट। जहाँ पे आपका पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा है, इट मीन्स जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी के अंदर या फिर जो आपका फॉरेन ये मनी अकाउंट है उसके अंदर जहाँ पे आपका पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट होगा। और जिस कंपनी में आप रेजिडेंट हो उस कंपनी में आप फिर पूरा टैक्स दो नॉर्मल रेट से, ट्रिटी विटी कुछ नहीं देखना आपको। अगर दोनों में से एक कंट्री में, जैसे इंडिया के अंदर हम कंसिडर होते हैं कि हमारा पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया में ज़्यादा है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इंडिया के अंदर आप पूरा टैक्स दोगे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, फिर अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो इस केस में आप नॉर्मल जो आपकी इनकम है यहाँ पर टैक्स दो, और दूसरी कंपनी में रेजिडेंट है वहाँ का टैक्स दे दो, उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी कंसिडर होगी। यहाँ पे हमने सारी टैक्स लायबिलिटी के बारे में पढ़ा, रेजिडेंट नॉट रेजिडेंट स्टेटस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।